हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 की साइंस। और क्लास 6 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था मटेरियल्स अराउंड अस। तो इस चैप्टर में हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स अपने कंप्लीट कर लिए थे। लगभग चैप्टर हमारा कंप्लीट होने वाला है। एक आध टॉपिक बच जाते हैं, वो टॉपिक आज कंप्लीट करके साथ साथ हम एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको आज हम सॉल्व कर लेंगे, सारे क्वेश्चन आंसर्स देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हम कर चुके हैं, पहले भी हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था। काफी सारे टॉपिक्स हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए थे इस चैप्टर के, तो एक बार आप देख लीजिए जो जो टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं, है ना। सबसे पहले अपने आसपास के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें ऑब्जर्व हमने किया था। ऑब्जर्व क्या किया था कि वो किस मटेरियल से बने हुए थे, ये हमने देखा था। ठीक है, फिर हमने बात की कि ये मटेरियल से, जैसे कोई चीज़ है तो उसे किसी सर्टेन मटेरियल से ही क्यों बनाया जाए, तो ये डिपेंड करता है मटेरियल की प्रॉपर्टी पर और जो ऑब्जेक्ट हमें बनाना है उसको बनाने का पर्पस क्या है। ठीक है, तो ये हो गया था कंप्लीट, इतना हमने पढ़ लिया था अपने लास्ट लेक्चर में। इसके बाद हमने बच्चों बात की थी कि मटेरियल्स को ग्रुप हम क्यों करते हैं। ठीक है, क्यों किया जाता है मटेरियल्स को ग्रुप। तो हमने यहाँ पर मटेरियल्स को ग्रुप करने के लिए कई सारे पॉइंट्स हमने देखे थे कि कई सारी प्रॉपर्टीज हैं जिनके बेसिस पर हम मटेरियल्स को ग्रुप करते हैं। तो ग्रुप करना क्यों जरूरी है, ताकि हम एक साथ कई सारी प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर सकें। ठीक है, और ये ग्रुपिंग जो है मटेरियल की स्टडी को इजी भी बना देता है। ठीक है, चलो, और भी कई सारी चीजें थी जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सिंपली एक ऑब्जेक्ट को हम एक से ज्यादा मटेरियल से बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने बात की थी अपीयरेंस, यानी कि दिखावट के आधार पर हम दो भागों में बांटते हैं। एक होते हैं लस्ट्रस, एक होते हैं नॉन लस्ट्रस। तो जो हम अभी तक पढ़ चुके हैं बच्चों, उसे शॉर्ट शॉर्ट में रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, चलो, तो हमने बात की थी अभी सबसे पहले अपीयरेंस यानी कि दिखावट के आधार पर दो तरह के हमारे पास दो दो पार्ट्स में हम इन्हें क्लासिफाई करते हैं। एक तरफ होते हैं हमारे लस्ट्रस मटेरियल्स और एक तरफ होते हैं नॉन लस्ट्रस, यानी कि एक तरफ जो चमकदार है और एक तरफ जो चमकदार नहीं है। ठीक है, जैसे कि मेटल्स हैं, इसके अलावा डायमंड है, ग्लिटर है, ये सारी चीजें क्या है, चमकदार हैं, तो इन्हें एक तरफ रखा जाएगा। और जैसे कि नॉन मेटल्स हैं, ज्यादातर जो नॉन मेटल हैं, इसके अलावा वुड है और भी चीजें हैं, इन्हें रखा जाएगा नॉन लस्टरस वाले पोर्शन में। ठीक है, चलो, बाकी एक इंपॉर्टेंट लाइन हमने यहाँ पे डिस्कस की थी, ऑल ग्लिटर्स इज नो ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, यानी कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर हम बोल रहे हैं कि हम लस्टरस आइटम्स में केवल मेटल्स और नॉन मेटल्स को रखेंगे, है ना, लस्ट्रस में मेटल्स को और नॉन लस्ट्रस में नॉन मेटल्स को, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे डायमंड है या आयोडीन है, ठीक है, ग्लिटर है, ये सारी चीजें चमकदार है, लेकिन ये मेटल्स थोड़ी ना है। इसीलिए हमने कहा कि हम मेटल्स और नॉन मेटल्स में नहीं इसको बांट रहे, इसीलिए हम इसको लस्ट्रस और नॉन लस्ट्रस में बांट रहे हैं। ठीक है, मेटल्स और नॉन मेटल्स ये क्या कर लेता है, लिमिट कर देता है, केवल मेटल्स रखे जा सकते हैं, केवल नॉन मेटल्स रखे जाते हैं। लेकिन हम लस्ट्रस की बात करते हैं तो ये अनलिमिटेड है, यहाँ पर हम मेटल्स भी रख सकते हैं, इसके अलावा जैसे डायमंड है वो भी रख सकते हैं, बहुत सारी चीजें रख सकते हैं। ठीक है, फिर हमने बात की हार्डनेस यानी कि कठोरता के आधार पर। कुछ चीजें जो हार्ड होती हैं, कठोर होती हैं, कुछ चीजें सॉफ्ट होती हैं। अब ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये रिलेटिव इन नेचर होती है, रिलेटिव नेचर की होती है। ठीक है, जैसे हम बोले कि कैंडल और रबर में से हमें बताना है, तो रबर हमें सॉफ्ट लगेगा कैंडल कैंडल के कंपैरिजन में। ठीक है, तो हम कैंडल को हार्ड बोल देंगे। लेकिन कैंडल और अगर हमें बात करनी हो किसी धातु की, ठीक है, आयरन की, तो कैंडल और आयरन की बात करें तो कैंडल क्या है, सॉफ्ट है, आयरन क्या है, हार्ड है। तो ये रिलेटिव हो सकती हैं।
ठीक है। चलिए, बाकी हार्ड में क्या मटेरियल्स रखने ये हम अच्छे से जानते हैं। जिन्हें आसानी से खरोचा जा सके और कंप्रेस यानी कि संपीड़ित किया जा सके उन्हें रखना है सॉफ्ट में, और जिन्हें आसानी से ना खरोचा जा सकता है ना ही आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है उन्हें रखना है हमें हार्ड में। फिर हमने बात की बच्चों पारदर्शिता के आधार पर। यहाँ पर भी तीन तरह के हमारे पास ये मटेरियल्स होते हैं। तीन तरह से मटेरियल को हम बांटते हैं। एक होते हैं लस्ट्रस सॉरी एक होते हैं ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी, एक होते हैं ट्रांसल्यूसेंट और एक होते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ मटेरियल्स दिए हुए भी हैं, जैसे हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कुछ ट्रांसपेरेंट है, कुछ ट्रांसल्यूसेंट है और कुछ ओपेक ऑब्जेक्ट्स हैं। चलो आगे हम बात की हमने सॉल्युबिलिटी यानी कि घुलनशीलता के आधार पर। अब कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो सॉल्युबल थे, जो घुलनशील थे, और कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो घुलनशील नहीं होते हैं। जैसे अगर हम बात करें चीनी है, नमक है, तो ये सारी चीजें क्या है, घुलनशील है। जबकि अगर हम देखें पत्थर है, कपड़ा है, चॉक पाउडर है, रेत है, तो ये सारी चीजें क्या है, अघुलनशील है, ये घुलती नहीं है। ठीक है, चलो इतना हो गया। तो यहाँ पर एक टेबल है, इसमें भी हमने देख लिया था कि कौन घुलनशील है कौन घुलनशील नहीं है। चलिए फिर हमने बात की थी हैवी और लाइट। अब कुछ चीजें हैं जो भारी होती हैं, कुछ चीजें जो लाइट होती हैं। ठीक है, तो जैसे हमने पेपर के कप्स लिए, उनमें एक कप में वाटर भरा, एक कप में सैंड डाला, एक कप में पेबल्स डाले, इनका वे कर लिया, इनको वेट कर लिया। ठीक, तो हमने देखा कुछ जो है वो हैवी होंगे, कुछ क्या होंगे, लाइट होंगे, हल्के होंगे। तो इस आधार पर भी हम उन्हें अलग अलग बांट सकते हैं। पहली चीज तो ये हो गई। फिर हमने मास के बारे में बात की कि मास क्या होता है। फिलहाल हमें मास और वेट जो है हम एक ही उसमें रखेंगे। खैर हायर क्लासेस में हम इनके बीच में डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। फिर हमने स्पेस और वॉल्यूम की बात की कि स्पेस अलग है, वॉल्यूम अलग है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट चीज जो हमने पढ़ा, जो हम पढ़ रहे थे, वो था मैटर, कि मैटर क्या होता है। तो मैटर हम कह सकते हैं बच्चों एनीथिंग, मैटर हम कह सकते हैं एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। यानी कि जो जगह घेरता है और जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है ना, जगह घेरेगा और उसका द्रव्यमान होता है, उसे कहा जाता है मैटर। अब ये मैटर कुछ भी चीज हो सकती है। जैसे हम अपने आसपास जो भी चीज देख पा रहे हैं, जैसे आप अपने आसपास क्या देख पा रहे हो, ब्लैक बोर्ड आपको दिख रहा होगा। ब्लैक बोर्ड के साथ साथ आप देख पा रहे होंगे आपके पास बुक्स हैं, नोटबुक्स हैं, बैग है, यूनिफॉर्म है, डस्टबिन है, ब्लैक बोर्ड के साथ चौक है, डस्टर है, उसके साथ ही बच्चों आपका वाटर बॉटल है, लंच बॉक्स है। तो ये सारी चीजें क्या कर रही हैं, जगह भी घेर रही हैं और इनका कुछ ना कुछ मास भी है। ऐसे तो है नहीं कि इनका कोई वजन ही ना हो, कोई मास ही नहीं है इनका, ऐसा तो है नहीं। ठीक है, चलो, तो इतना समझ में आ गया है कि मैटर क्या होता है। तो आप सिंपली ये कह सकते हैं जो भी चीज जगह घेरती है और जिसका मास होता है उसे मैटर कहा जाता है। ठीक है, सिंपल सिंपल लैंग्वेज में तो ये हो गई बात। फिर मैटर, यहाँ पर मास की और वॉल्यूम की यूनिट के बारे में हमने बात कर ली थी। ठीक है, एसआई यूनिट के बारे में भी बात कर ली थी। अब लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे इज एयर मैटर, क्या एयर जो है वो मैटर है। कैसे कहेंगे, अभी तो हमने कहा मैटर वो चीज है जो जगह घेरेगी और जिसका कुछ ना कुछ मास होगा। ठीक है, अभी तक तो यही डिस्कस किया हमने। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखें, अगर हम कहते हैं कि ये क्या है, देखो यहाँ पर देखो, अगर हम कहते हैं कि ये क्या है, एक पेंसिल है, ये क्या है, एक पेंसिल है, और इस पेंसिल को इस तरीके से, ये टेबल है ना, मान लो ये टेबल है, इस टेबल के ऊपर हमने ये पेंसिल रखी हुई है। तो टेबल के ऊपर ही रखी हुई है पेंसिल। तो आप क्या देखोगे कि इस पेंसिल ने टेबल की इतनी जगह को, जितनी जगह पर ये पेंसिल है ना, इतनी जगह को घेरा हुआ है।
और ये जो पेंसिल है इसका कुछ ना कुछ मास भी होगा। ऐसे तो है नहीं कि ये बिल्कुल ऐसा है कि इसका कोई मास ही नहीं है ना, ऐसा तो नहीं है, इसका कुछ ना कुछ मास भी होगा। इसीलिए इस पेंसिल को हम क्या बोल रहे हैं, मैटर बोल रहे हैं। क्लियर है ये बात? तो चलो, इसको तो मैटर बोल रहे हैं क्योंकि इसका मास भी है और ये जगह भी घेर रही है। लेकिन जब हम हवा यानी कि एयर के बारे में बात करते हैं, तो क्या एयर भी जगह घेरती है? क्या एयर का भी मास होता है? इस चीज को हमें डिस्कस करना है कि क्या रियल में एयर जो जो है वो मैटर होती है, एयर का मास होता है, एयर जो है वो जगह घेरती है। तो अब आप कहोगे कि कैसे, एयर का तो कोई मास ही नहीं होता है ना। आप क्या करो, अपना हाथ लो और हाथ के ऊपर एयर रख लो, जो कि आपने रखी हुई है ऑलरेडी, क्योंकि एयर तो हर जगह प्रेजेंट है। ठीक है, तो कोई आपको मास फील नहीं होता, एयर का कोई वजन आपको फील नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा ना एयर आपको दिखती है, ना ही ऐसा लगता है कि एयर जो एयर है उसने कोई जगह घेरी हुई है। जैसे आप अपनी बात कीजिए, आप जहां पर बैठे हैं आपने उस चेयर की उतनी जगह को घेरा हुआ है, और आपका कुछ ना कुछ मास है, कुछ ना कुछ वजन है ना, कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, बिल्कुल है, जिस वजह से आप भी क्या हैं, आप भी मैटर हैं। ठीक है, लेकिन एयर कैसे मैटर हुई? तो चलो इसी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि एयर मैटर क्यों है। चलो तो एयर की बात करते हैं कि एयर मैटर क्यों है। पहले इसको यहाँ पे हम इरेज कर लेंगे। चलो अब बात करते हैं एयर की कि एयर मैटर क्यों है। अब हमने क्या किया है, दो बलून लिए हैं, एक बलून लिए है और एक, दोनों बराबर हैं। ठीक है, ये हमने दो बलून लिए। अब इन दोनों बलून में क्या है, इक्वल एयर है। दोनों बलून में क्या है, इक्वल एयर है, इक्वल एयर के एटम्स है। दोनों बलून में क्या है, इक्वल एयर के एटम है ना। ऐसा नहीं है कि किसी में ज्यादा है किसी में कम है। हाँ, हो सकता है आपको दिखने में ऐसा लग रहा हो कि एक में जो है वो कम एयर है, एक में ज्यादा, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों में बराबर एयर है। ठीक है, अब इस एयर को हम डाल देते हैं बीम बैलेंस पर। बीम बैलेंस आप जानते हैं जिसे तराजू कहा जाता है। ठीक है, अब तराजू की कुछ खास बात होती है। खास बात ये होती है, मान लो यहाँ पर हमने ये तराजू बनाया है। ठीक है, अब अगर तराजू के इस तरफ हमने 5 kg रखा है और तराजू के इस तरफ भी हमने 5 kg रखा है, दोनों तरफ हमने 5 kg रखा है, तो ये तराजू जो है इस तरीके से सीधा रहेगा। लेकिन मान लो हमने तराजू के इस तरफ तो क्या रखा है, 5 kg, और इस तरफ रखा है 1 kg, तो ये क्या रहेगा, ऊपर रहेगा। सेम इसको जस्ट अपोजिट कर लो, आपने तराजू के इस तरफ रखा है 5 kg और इस तरफ रखा है 1 kg, तो जो हल्का है वो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, और जो भारी है तराजू वहां पर क्या हो जाएगा, नीचे को हो जाएगा। तो ये तराजू बीम बैलेंस इसकी खास बात होती है कि जिस तरफ को वजन ज्यादा होता है उसी तरफ को ये ढल जाता है। ठीक है, क्लियर है। अगर जहां पर 1 kg वजन है वहां पर आप 4 kg और रखते हैं, फिर ये दोनों तरफ 5 kg हो जाएगा, तो ये फर्स्ट वाले की तरफ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से तराजू के बारे में आप समझ गए होंगे पूरी चीजें कि क्या क्या है। अब देखो, जब हमने इक्वल एयर ली है ना, जब एयर क्या थी, इक्वल अमाउंट में हमने ली, तो हमने क्या देखा कि जो बीम बैलेंस है, या तराजू मान लो, सिंपल लैंग्वेज में तराजू बोल लेते हैं इसको, तो तराजू कैसा था, स्ट्रेट था, सीधा था, है ना, जैसे 5 kg 5 kg में है। ठीक है, लेकिन अब आपने क्या किया, एक बलून को डिफ्लेट कर दिया, यानी कि एक बलून की सारी हवा निकाल दी बाहर। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, एक बलून की सारी हवा को बाहर निकाल लेंगे। अब देखो यहाँ पर इसको इरेज कर लेते हैं, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब ये था फर्स्ट स्टेप। अब आपने सेकेंड स्टेप में क्या किया कि ये आपके पास तराजू है और यहाँ पर एक बलून तो लगा ही हुआ था, और जो ये दूसरा बलून है, ये है बलून नंबर 1, ये है बलून नंबर 2। तो बलून नंबर 1 तो ऐसा ही है, लेकिन बलून नंबर 2 की अपने सारी हवा आपने निकाल दी, तो ये हो गया, ये हमारा क्या है, बलून नंबर 2। इसकी सारी हवा अब आ गई है बाहर। अब आपको क्या दिख रहा है कि तराजू क्या है, जो बलून नंबर 1 है उसकी तरफ तराजू का झुकाव है,
यानी कि जो बलून नंबर 1 है ये भारी है बलून नंबर 1 से। क्या आप इस बात को मानते हैं? मानना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि जो बलून नंबर 1 है साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बलून नंबर 1 भारी है बलून नंबर 2 से। अब ये भारी क्यों होगा? क्यों होगा ये भारी? सोचिए इस बारे में। क्योंकि इसके अंदर एयर है, और जो बलून नंबर 2 है वो भारी नहीं है क्योंकि उसके अंदर एयर नहीं है। तो पहली चीज यहां से प्रूव होती है कि एयर में क्या होता है? मास होता है। चलो पहली चीज तो प्रूव हो गई, अब दूसरी चीज प्रूव करनी है ना। अब पहला बलून अगर आप देखो, चलो फिर से पहली चीज को अच्छे से प्रूव करते हैं। जैसे देखो, जैसे हमने कहा कि बलून नंबर 1 जो है वो क्या है? उसका झुकाव है ना। तराजू का झुकाव किसकी तरफ है? बलून नंबर 1 की तरफ। यानी कि बलून नंबर 1 क्या है? भारी है बलून नंबर 2 से। अब बलून नंबर 2 हल्का क्यों है? क्योंकि इसके अंदर की जो एयर थी वो हमने बाहर निकाल दी, है ना। इसीलिए तो ये क्या है? हल्का है बलून नंबर 2। इसीलिए बलून नंबर 1 भारी है क्योंकि उसका मास यहाँ पर ज्यादा है। तो पहली चीज कि एयर का मास होता है। अगर हम वापस से बलून नंबर 2 में जितना बलून नंबर ए में एयर है उतनी एयर भर देंगे तो वापस से ये बीम बैलेंस कैसा हो जाएगा? स्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर से क्या समझ में आता है कि एयर का मास तो होता है। पहली चीज, अब कोई नहीं कहेगा एयर बहुत हल्की होती है, नहीं, एयर का मास होता है। ठीक है, क्लियर है। चलो अब दूसरी चीज देखते हैं। बलून नंबर 1 को अगर हम देखें तो बलून नंबर 1 जो है काफी फैला हुआ है, इसने काफी जगह को घेरा हुआ है। वहीं बलून नंबर 2 को अगर हम देखें तो इसने तो काफी कम जगह को घेरा हुआ है, बहुत कम जगह को घेरा हुआ है ना। देखो अगर ध्यान से देखें इसको थोड़ा अच्छा डिफरेंट कलर से दिखा देते हैं इसको। तो देखो बलून नंबर 1 ने लगभग इतनी जगह को घेरा है, जबकि बलून नंबर 2 ने तो इतनी सी जगह को घेरा है। जो क्या शो करता है कि ये जो एयर है, बलून नंबर 1 ने क्यों इतनी ज्यादा जगह को घेरा है? क्योंकि इसमें क्या है? एयर है, इसीलिए। यानी कि एयर क्या करती है? ऑक्यूपाइज स्पेस। तो यहां से दो चीजें बड़ी क्लियर हो जाती हैं कि एयर जो वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है, और एयर का जो है कुछ ना कुछ मास भी होता है। तो दो चीजें बहुत यहाँ से क्लियर हो गई हैं कि एयर ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड एयर इज अ मैटर। तो सिंपली हम क्या कहते हैं कि एयर क्या है? एक मैटर है। क्यों है? क्योंकि ये स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रही है और इसका मास भी होता है। बहुत सिंपल सी चीज है। ठीक है, चलिए अब आप एक और एक्सपेरिमेंट देख सकते हैं जिसको आप अपनी डेली लाइफ में देखते भी होंगे लेकिन कभी आपने नोटिस नहीं किया होगा। ठीक है, कि एयर जो है उसमें मास भी होता है और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है। अब मान लीजिए एक रूम है ना। अब आप कहते हैं क्लासरूम में आगे आगे स्टूडेंट्स बैठे हैं और बीच बीच में काफी सारी जगह खाली है, एम्प्टी है। तो क्या आप प्रॉपरली बोलेंगे कि वो जगह खाली है? बिल्कुल भी नहीं, वो जगह खाली नहीं है, बल्कि उस जगह को घेरा हुआ है किसने? एयर ने स्पेस को ऑक्यूपाई किया हुआ है। अब मान लीजिए कोई खाली बॉटल आपके सामने रखी हुई है, उस बॉटल के अंदर पानी नहीं है, तो आप क्या कहेंगे कि ये बॉटल खाली है कंप्लीटली? नहीं, वो बॉटल कंप्लीटली एम्प्टी नहीं है क्योंकि उसके अंदर क्या है? एयर है। एयर ने उस स्पेस को घेरा हुआ है, ऑक्यूपाई किया हुआ है। और ये जो अब एक्सपेरिमेंट हमने देखा, यहाँ से हमने इस एक्टिविटी से हमने ये समझ लिया है और ये कंफर्म कर लिया है कि एयर का मास भी होता है और ये स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है। ठीक है, अब ऐसा ही एक और एक्टिविटी भी है जिसको आप डेली देखते होंगे लेकिन कभी आपने नोटिस नहीं किया होगा, है ना, कि ये एक्टिविटी जो है एयर से रिलेटेड है। अब आपको क्या करना है? एक बकेट लेनी है और एक बकेट में जो है पानी फिल कर लेना है फुल। ठीक है, फुल पानी आपको एक बकेट में फिल कर लेना है। अब आपको क्या करना है? एक खाली ग्लास लेना है। अब इस खाली ग्लास को आपको उल्टा कर देना है, इन्वर्ट कर देना है। ठीक है, और उल्टा करके डायरेक्ट इसको आपको स्ट्रेट, है ना, एकदम भी आपको टिल्ट नहीं करना, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना, स्ट्रेट सीधे में ही आपको इस ग्लास को क्या कर लेना है? बकेट जो भरी हुई है पानी की उसके अंदर डाल देना है। तो आप क्या देखोगे? ग्लास जो है पानी से भर जाएगा क्या? या आप एक बॉटल ले लीजिए, बॉटल को आप क्या करेंगे? ऐसे एकदम स्ट्रेट करके जो है भरी हुई बकेट के अंदर डालेंगे। ठीक है, तो आप क्या देखेंगे कि ये जो वाटर की बॉटल है इसको तो भरना चाहिए था, लेकिन ये वाटर की बॉटल भरती नहीं है। भरेगी कैसे? जब आप वाटर की बॉटल को थोड़ा टिल्ट करेंगे तब जाकर के धीरे धीरे भरने लगेगी। उसमें भी आपको बहुत सारे बुलबुले देखने को मिलेंगे कि बहुत सारे बुलबुले ये बनाएगी। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है?
तो देखो, जब आपने ग्लास को या बॉटल को या किसी भी खाली चीज को सीधा डाला, है ना, स्ट्रेट, टेढ़ा मेढ़ा करके नहीं, सीधा डाला जब आपने बकेट के अंदर पानी से भरी हुई, तो वो पानी से नहीं फिल होते हैं, वो ग्लास या बॉटल पानी से फिल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी एयर प्रेजेंट है और एयर प्रेशर भी एक्सर्ट करती है। ठीक है, ये दूसरी चीज हो गई, लेकिन पहली चीज आपको समझनी है, बाकी चीजें आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो एयर क्या करती है, अ, उस ग्लास के अंदर या बॉटल के अंदर एयर प्रेजेंट है, जिस वजह से उसके अंदर पानी फिल नहीं होता। जब हम उसे थोड़ा टेढ़ा करते हैं तो पानी धीरे धीरे करके फिल होने लगता है, क्योंकि अंदर की जो एयर है वो बाहर आने लगती है। तो इसीलिए हमें वहां पर बबल्स देखने को मिलते हैं। वो बबल्स किसके होते हैं? एयर के ही बबल्स वो होते हैं। ठीक है, चलो, तो यहां तक काफी सारी चीजें अब क्लियर आपको हो गई हैं। चलिए, तो इसको यहाँ से रीड करेंगे। कैन ऑल द मटीरियल्स अराउंड अस बी कंसिडर्ड एज डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ मैटर? क्या हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं इन्हें हम मैटर का अलग अलग एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हैं? तो हम बिल्कुल कंसिडर करेंगे, है ना, मैटर का एग्जाम्पल ही कंसिडर करेंगे। चलिए, फॉर एग्जाम्पल, वाटर इज मैटर, सैंड एंड पेबल्स आर मेटल, एंड सो इज द कप। यानी कि अगर हम देखें तो, चलो हाईलाइट करते हैं इसे, कि वाटर भी क्या है? मैटर है, बिल्कुल है। ठीक है, पेबल्स भी मैटर है और पेन भी मैटर है। इसके अलावा जो कप था वो भी क्या है? मैटर। ये सब कुछ क्या मैटर है। मटेरियल्स आर टाइप ऑफ मैटर यूज इन द क्रिएशन ऑफ मेकिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो मटेरियल्स क्या है? एक तरह के मैटर ही तो हैं। और मटेरियल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? तो अलग अलग प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की, लेकिन दो प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो सभी मटेरियल्स में कॉमन होती है। अब वो दो प्रॉपर्टीज क्या है ये आपको बताना है। अच्छा, कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि दो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो सभी मटेरियल्स में कॉमन होती हैं, तो आप क्या कहेंगे? वो होता है मास एंड दे ऑक्यूपाई स्पेस। यानी कि सारे मटेरियल्स का मास होता है और सारे ही मटेरियल स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। इसके अलावा जो और प्रॉपर्टीज हैं वो किसी मटेरियल की हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। जैसे कोई लस्टरस हो सकता है, कोई नॉन लस्टरस हो सकता है, कोई हार्ड हो सकता है तो कोई सॉफ्ट हो सकता है, कोई सॉल्युबल हो सकता है, कोई इनसॉल्युबल हो सकता है, कोई हैवी हो सकता है तो कोई लाइट हो सकता है, कोई ट्रांसपेरेंट हो सकता है, कोई ट्रांसल्यूशेंट हो सकता है, कोई ओपेक हो सकता है। ठीक है, तो ऐसी अलग अलग प्रॉपर्टीज हो सकती हैं हर किसी की, लेकिन मास एंड स्पेस ऑक्यूपाई करना ये सब में सेम होगा। ठीक है, मास एंड वॉल्यूम हम कह सकते हैं, मास और वॉल्यूम सब में सेम होगा। वी लर्न दैट मटेरियल लुक डिफरेंट एंड बिहेव डिफरेंटली। वी ग्रुप मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज। वी फाइंड ग्रुपिंग यूजफुल एज इट हेल्प अस। तो देखो, जैसे हमने देखा अलग अलग मटेरियल जो है वो अलग अलग दिखते हैं और अलग अलग बिहेव भी करते हैं, है ना। तो उनकी सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस के आधार पर हम जो है उनको ग्रुप करते हैं। तो हमने देखा कि ग्रुपिंग जो है वो काफी यूजफुल है, क्योंकि ये हमें स्टडी करने में हेल्प करती है, पैटर्न ऑब्जर्व करने में हेल्प करती है ना। ह्यूमंस हैव बीन क्लासिफाइंग नॉट ओनली थिंग्स बट आल्सो रॉक्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ह्यूमंस जो है केवल चीजों को ही क्या क्लासिफाई नहीं कर रहे, रॉक्स को, प्लांट्स को, एनिमल्स को भी क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं। अलग अलग क्लासिफिकेशन इनका किया जाता है। वी हैव लर्नड अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ड। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड में आपने ये पढ़ा होगा। जस्ट लाइक इन द लिविंग वर्ड, क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन लिविंग वर्ड इज ऑल्सो डन ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी। तो जैसे हमने लिविंग वर्ड में बात की, वहां पे हम लिविंग वर्ड के क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर रहे थे। जैसे ह्यूमंस में हम क्या पढ़े, जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इनके क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे। तो वैसे ही जो नॉन लिविंग वर्ड है, जैसे हम थिंग्स या मटेरियल के क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो ये भी क्लासिफिकेशन इनके प्रॉपर्टीज के आधार पर ही किया जाएगा। क्लियर है? चलो, तो यहां से आपको ये नोट कर लेने हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ग्रुपिंग इंपॉर्टेंट क्यों है। एयर वाला एक्सपेरिमेंट आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इतना आप नोट कीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
We have explored and understood the various properties of materials. Yes, but most of the material that we see today would have also existed earlier. I am curious to know how people classified them. तो earlier classification के बारे में यहाँ पर कहा गया है कि अभी तो ठीक है, अभी का classification तो हमें पता है, लेकिन पहले earlier कैसे इन्हें classify किया जाता था. ठीक है, तो पहले आप इतना देखिए बच्चों, फिर ये earlier classification हम discuss करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में. तो बच्चों हमने बात की मैटर के बारे में, ठीक है, कि मैटर क्या होता है, मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की. जैसे सारे मटेरियल्स हैं वो दो प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिन्हें वो सारे मटेरियल एग्जिबिट करते हैं. जैसे अगर हम बात करें अपीयरेंस है, ठीक है, यानी कि कोई लस्ट्रस होंगे, कोई नॉन लस्ट्रस होंगे, या हम हार्डनेस की बात करें, कोई हार्ड होंगे, कोई सॉफ्ट होंगे, या हम ट्रांसपेरेंसी की बात करेंगे तो कुछ मटेरियल्स ट्रांसपेरेंट होंगे, कुछ ट्रांसल्यूशेंट होंगे, कुछ ओपेक होंगे. यानी कि ये प्रॉपर्टीज ऐसी हैं कि कोई मटेरियल एग्जिबिट करेगा, कोई एग्जिबिट नहीं करेगा. लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं, यानी कि दो मेन ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो सारे मटेरियल्स के पास होंगी. ठीक है, क्यों? क्योंकि सारे मटेरियल्स क्या है, मैटर तो है ही, इसीलिए सारे मटेरियल स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे और सारे मटेरियल्स का मास भी होगा. तो ये दो मेन प्रॉपर्टीज हैं जो सभी मटेरियल्स की होंगी, जो हमने आज के लेक्चर में डिस्कस की. मैटर को हम बहुत अच्छे से समझ गए हैं. बाकी हमने बात की एयर की, कि एयर को हम मैटर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कुछ यहाँ पर हमने एक्सपेरिमेंट देखा, ठीक है, कि एयर क्या करता है, एयर का मास भी होता है और ये स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है. ठीक, तो बाकी आगे डिस्कस करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में. तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.